और अब ये लड़की के फादर के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया है जो शायद अगले 8-10 साल में भी चुका नहीं पाए। पर इतने पैसे काफी नहीं थे, इसलिए सुनीता की मदर ने अपने गांव की छोटी सी जमीन भी बेच दी। पर एंड मोमेंट पर लड़के वालों ने एक और डिमांड रखी। दिल्ली में रहने वाली एक स्कूल टीचर सुनीता शर्मा बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि नवंबर 2019 में उसकी शादी होने वाली थी उसी के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से। 26 साल की सुनीता ने 1.5 लाख रुपए जमा किए थे अपनी 16,000 की मंथली सैलरी में से थोड़े बहुत हर महीने पैसे बचाकर। पर इतने पैसे काफी नहीं थे, इसलिए सुनीता की मदर ने अपने गाँव की छोटी सी जमीन भी बेच दी ताकि सुनीता के शादी के दहेज में थोड़ा बहुत फर्नीचर, फ्रिज और टीवी दे पाए, एक अच्छा सा हॉल बुक हो पाए और केटरिंग का भी खर्चा निकल जाए। पर एंड मोमेंट पर लड़के वालों ने एक और डिमांड रख दी कि हमें 4 व्हीलर भी चाहिए, उसके बिना हम शादी नहीं करेंगे। तो ये शादी को टूटने से बचाने के लिए और अपनी बदनामी ना हो इसलिए सुनीता के फादर कहीं से ब्याज पे पैसे लेकर ये डिमांड को पूरी करते हैं। और अब ये लड़की के फादर के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया है जो शायद अगले 8-10 साल में भी चुका नहीं पाएंगे। तो इंडिया में एक तो इस तरह की शादी होती है जहाँ पर मजबूरन फाइनेंशियल बर्डन लेना पड़ता है। और अब मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो समझाता हूँ जो लोग थोड़े दिमाग से पैदल है। पर उसके पहले हमें कुछ नंबर्स देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया में अभी जो शादियां हो रही है, जो हम अपने रिलेटिव्स में और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, उसके पीछे की रियलिटी बहुत ही खराब है और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बाय द वे, जो भी सर्वेज और नंबर्स मैंने रिसर्च करते टाइम पढ़े हैं वो सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो भी है वो मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद आप जाकर पढ़ सकते हो। देखिए, इस बार 2024 नवंबर दिसंबर में कुछ 48 लाख शादियां होने वाली है जिसमें 5 से 5.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। और पूरे साल में कुछ 1 करोड़ शादियां होती है भारत में जिसमें 130 बिलियन डॉलर्स मतलब कि कुछ 11 लाख करोड़ रुपए की भारत की वेडिंग इकोनॉमी है जो श्रीलंका की जीडीपी से भी ज्यादा है। हम इंडियंस हमारी पूरी जिंदगी की 20% इनकम सिर्फ एक मैरिज करने में खर्च कर देते हैं। तो मैं आपको मैरिज के अलग अलग बजट वाइज थोड़ा बाइफरकेशन समझा देता हूँ। देखिए, 3% शादियां भारत में ऐसी होती है जिसमें 50 लाख से ज्यादा खर्चा होता है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी में 15-20 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी 3% शादियां होती है। बॉटम की 46% शादियां ऐसी होती है जो सिर्फ 6 लाख तक हो जाती है। 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख में शादी हो जाती है। और ये ऐसे लोग हैं जो पाई रुपए जोड़ते हैं एक शादी करने के लिए। पर बीच की 51% शादियां ऐसी है जो 10 से 25 लाख के बजट में होती है। जो दूसरा सिनेरियो मैं आपको बताने वाला था, जो लोग दिमाग से थोड़े पैदल हैं वो लोग यही 10 से 25 लाख वाली बजट की कैटेगरी में आते हैं। ये ऐसे मिलेनियल्स हैं जो टियर 2 या टियर 1 सिटीज में रहते हैं जिनको अपनी शादी का खर्चा खुद उठाना है, अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियल बर्डन नहीं देनी है, जो कि हालांकि बहुत अच्छी बात है। और ऐसे मिलेनियल कपल्स को डेस्टिनेशन वेडिंग या फिर थीम वेडिंग करनी होती है और वो लोग वो करते भी है क्योंकि उन्होंने अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में और खास करके इंस्टाग्राम में ऐसी कूल और ग्रैंड वेडिंग देखी होती है और वो देखकर उनको भी अपना एक स्टेटस मेंटेन करना होता है। पर असलियत में इनका बजट होता है 8 से 10 लाख रुपए और दूसरे 10-12 लाख रुपए वो पर्सनल लोन या फिर वेडिंग लोन लेकर 25 लाख की शादी करते हैं। और फिर शादी के बाद 8-10 साल तक वो लोग यही वेडिंग लोन भरते रहते हैं। इंडिया लैंड की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 30% लोग ऐसे हैं जो बैंक से पर्सनल लोन या फिर वेडिंग लोन लेकर शादी करते हैं। दूसरे 30% लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से पैसे लेकर शादी करते हैं। मतलब कि आप देखिए कि 100 में से 60% शादियां ऐसी है जिसमें लोग बाहर से कहीं से पैसे लेकर शादी मनाते हैं। और अगर आप भी ऐसे इंस्टाग्रामेबल शादी करने के लिए पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हो तो रुकिए, जरा ये देखिए। पहले पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट 10% से शुरू होकर 24% तक जाते हैं और ये पर्सनल लोन आपको 7 से 8 साल में रीपे कर देनी पड़ती है। मतलब कि मान लो आपने 10 लाख रुपए की लोन ली है एवरेज 12% इंटरेस्ट पे और आप 7 साल में पे कर रहे हो तो आपको रीपेमेंट कुछ 15 लाख रुपए करने होंगे। ऊपर से अगर आपको इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए तो उसकी मोटी पेनल्टी लगती है और आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन चला जाता है। और अगर आपके पास पैसे है और आपको अर्ली लोन क्लोजर करनी है तो उसके भी 2 से 3% प्री क्लोजर का चार्ज लगता है। मतलब कि आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरा तो भी चार्ज लगेगा, पेनल्टी लगेगी और आपको अर्ली पेमेंट करना है तो भी चार्ज लगेगा। क्योंकि वो लोग भी धंधा करने बैठे हैं। अगर हमको भी शादी में मौज उठाने के लिए कहीं से पैसे उधार लेने हैं तो वो भी हमसे दबा के ब्याज वसूलेंगे। पर ये पर्सनल लोन और वेडिंग लोन के चक्कर में इंसान फंसता क्यों है, उसके पीछे भी बैंक्स की एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है। चलिए समझाता हूँ। देखो, जब ये फैंसी डेस्टिनेशन वेडिंग करनी होती है तो सबसे पहले तो गेस्ट को वहां पर ले जाना पड़ता है तो उसका खर्चा होता है। दूसरा, वहां पर होटल्स का बुकिंग करना पड़ता है तो उसका भी खर्चा होता है। वहां वेडिंग प्लानर्स हायर करने पड़ते हैं और हाई एंड डेकोरेशन करते हैं तो उसका भी खर्चा होता है। तो ये सारे खर्चे बजट से बाहर चले जाते हैं और अल्टीमेटली लोन लेनी पड़ती है और बैंक वाले भी सामने मुंह खोल के ही बैठे होते हैं। प्री अप्रूव्ड लोन, लोन विदाउट गारंटी,
क्रेडिट कार्ड पे EMI और ये सबसे इजीली लोन मिल जाती है और इंसान लोन ले भी लेता है और शादी के बाद ये पर्सनल लोन चुकाने में लग जाता है। आप सोचिए कि शादी के 7-8 साल बाद भी आप पर्सनल लोन और वेडिंग लोन ही चुकाते रहोगे तो अगर शादी के 2-3 साल बाद आपका बच्चा होगा तो उसका खर्चा कैसे उठाएंगे, आपकी बीवी का खर्चा कैसे उठाएंगे अगर वो जॉब नहीं कर रही है। फिर अगर आपको गाड़ी लेनी है तो उसका भी EMI देना है और इसमें हमने हनीमून का खर्चा या फिर साल में एक बार कहीं पर घूमने जाना वो सब तो गिना ही नहीं है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि सिर्फ वेडिंग नहीं, नॉर्मल लाइफ में भी 77% वर्किंग प्रोफेशनल पर्सनल लोन पे जी रहे हैं अपनी रोजिंदा जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए, क्योंकि इनकम लिमिटेड होती है और एस्पिरेशनल परचेजेस कर लेते हैं या फिर अनप्लान खर्चे कर देते हैं, जैसे कि आईफोन ले लेना या फिर फॉरेन ट्रिप पर चले जाना या फिर जरूरत से महंगी और बड़ी गाड़ी खरीद लेना। और ऊपर से लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती जा रही है और कभी कभार मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं, तो उसके चलते सेविंग्स होती नहीं है और लोन लेनी पड़ जाती है। वैसे ये जो हमारी इंडियन वेडिंग इकोनॉमी है वो रिसेशन प्रूफ है, मतलब कि इसमें कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। लोगों के पास पैसे हो या ना हो, लोग वही जोरों शोरों से शादी करेंगे। लोग 15 लाख की लोन लेके बिजनेस नहीं करेंगे पर शादी कर लेंगे। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को अगर 2-3 लाख का कोई कोर्स करना है तो पैसे नहीं देंगे और उसकी शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर देंगे। पर क्यों? वैसे तो हम इंडियंस बहुत ही समझदार है, तो इस टाइम पे हमारी समझदारी कहाँ पर चली जाती है? क्यों हम इंडियंस अपने जीवन की 20% इनकम सिर्फ एक मैरिज में खर्च कर देते हैं? और कई लोग तो कमाते ही इसलिए है ताकि आगे जाके बच्चों की शादी करवा पाए। इसका एक ही मेन रीजन है सोशल सिग्नलिंग, सोशल स्टेटस। जहाँ पर सोशल स्टेटस की बात आती है, लोग बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं और उसके सामने लोग अपना बिजनेस भी बना लेते हैं और ऐसे बिजनेसेस में लोगों के हाई मार्जिन भी होते हैं। तो चलिए बताता हूँ कि ये बिजनेसेस किसको टारगेट करते हैं जो आप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 2024 में लगेज बैग और ट्रैवल बैग के मार्केट से 1,24,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में 81% बैग्स सिर्फ वेडिंग के सीजन में खरीदी जाती है। दुल्हन अपने साथ 4-5 लगेज बैग लेकर जाती है जब वो नए घर में जाती है। मतलब कि सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए की तो सूटकेस बैग और लगेज बैग खरीदी जाती है मैरिजेस के टाइम पे। उसमें बहुत सारी ब्रांड्स है पर लोग अब उसमें भी प्रीमियम में जाने लगे। प्रीमियम सूटकेस और लगेज बैग के मार्केट में आज बहुत सारी ब्रांड्स आ गई है जो करोड़ों का रेवेन्यू कर रही है, जैसे कि नेचर माइल्स और मोका बोरा। ये दोनों ब्रांड्स शार्क टैंक में आई थी और इन्होंने बहुत सारी फंडिंग भी उठा रखी है। ये सब दोगलापन। दूसरा एक एक्स्ट्रा फैक्ट है कि आप अपने वेडिंग में फॉरेनर्स को इनवाइट करके थोड़े बहुत पैसे भी कमा सकते हो। ज्वाइन माई वेडिंग करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप फॉरेनर्स को इनवाइट कर सकते हो और बदले में वो आपको पैसे देंगे, डॉलर्स, कुछ 200, 250, 300 डॉलर पैसा। क्योंकि फॉरेनर्स को इंडियन कल्चर और इंडियन वेडिंग्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है और ऐसे कोई स्ट्रेंजर शादी में जाने के लिए वो पैसे दे भी देते हैं। एक 15-20 लाख वाली शादी की अगर बात करें तो उसमें 30% खर्चा केटरिंग का होता है, 25% खर्चा गोल्ड और ज्वेलरी का होता है, 15% खर्चा वेन्यू बुकिंग में जाता है और 10% खर्चा होता है वेन्यू को डेकोर करने में। और बाकी का जो 20% खर्चा है वो फोटोग्राफी, इन्विटेशन कार्ड्स, गिफ्ट्स, वो सारी चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इंडिया फैशन फोरम की एक रिपोर्ट है कि 1,75,000 करोड़ की इंडियन एथनिक वेयर की मार्केट है, जिसमें से 81% मार्केट शेयर सिर्फ वुमन का है, 10% किड्स का है और मेंस का सिर्फ 9% है। क्योंकि वुमन के जो शादी के लहंगे होते हैं और उसमें भी फर्स्ट कॉपी जो मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची के डिजाइन से कॉपी करके बनाए जाते हैं, वो भी 1-1, 1.5 लाख रुपए में बिकते हैं। आज बड़े बड़े शोरूम वालों ने ऐसी भी सर्विस चालू करी है जहां पर पूरे परिवार के एक ही कलर के और एक ही थीम में एक ही टाइप की डिजाइन में कपड़े बनाकर देते हैं। और जो लोग ऐसे महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाते वो लोग रेंट पर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एथनिक वेयर रेंटल की 30,000 करोड़ की मार्केट है इंडिया में। भारत में हर साल 750 टन गोल्ड खरीदा जाता है और उसमें से भी 50%, मतलब कि 350 से 400 टन गोल्ड सिर्फ शादियों में खरीदा जाता है। 60,000 करोड़ की तो ज्वेलरी बिक जाती है। 5,000 करोड़ की होटल्स की बुकिंग सिर्फ शादियों की सीजन में हो जाती है। वेडिंग फोटोग्राफी चलो नॉर्मल है, उसके बाद लोग प्री वेडिंग भी करवाते हैं, वो भी चलो आजकल बहुत चल रहा है। पर लोग वेडिंग के बाद भी पोस्ट वेडिंग शूट और हनीमून शूट करवाते हैं, उसमें भी हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। शादी के बाद प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी शावर फोटोशूट भी होता है और ये सारी फोटोग्राफी का एक पैकेज बनाकर बेचा जाता है। अब ये जितनी भी सारी चीजें हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग बैग, ब्राइड का लहंगा, उसका मेकअप, गोल्ड एंड ज्वेलरी, फोटोग्राफी का पैकेज, वेन्यू कौन सा रखेंगे, उसमें डेकोरेशन क्या होगा, ये सब चीजों में 60 to 70% डिसीजन मेकर होती है ब्राइड। पर इसमें फाइनेंस 70% केसेस में आता है पेरेंट्स की साइड से और 30% केसेस में ब्राइड और ग्रूम खुद मिलकर करते हैं। तो ऐसे बिजनेस में आप ब्राइड्स को टारगेट कर सकते हो। ब्राइड्स को अच्छी लगे वैसी सर्विसेज और प्रोडक्ट बिल्ड करना, जैसे कि डेकोरेशन में 1-2 सेल्फी बूथ बनाना जहां पर अच्छी सेल्फीज ली जा सके, रियल कलरफुल और फ्रेग्रेंस वाले फूलों से डेकोरेशन करना जिसका प्रीमियम चार्ज होता है। फोटोग्राफी में इमीडिएटली कुछ
फोटोज और वीडियोस को एडिट करके देना ताकि वो इंस्टाग्राम पर तुरंत अपलोड किया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से ब्राइड को अपना टारगेट ग्रुप बनाया जा सकता है। सिंपली अगर आप ऐसी बड़ी शादी टारगेट करना चाहते हो तो आपको तन मन धन का ख्याल रखना है। मतलब कि फिजिकली प्रोडक्ट की लुक एंड फील जो है वो लग्जरियस होनी चाहिए। सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए जो इमोशनली कनेक्ट हो जाए और लोगों को अच्छी फील दे उस टाइम पे भी, और जब 15 साल बाद वो चीज याद करे तब भी। और ये दोनों अगर आपने क्रैक कर लिया तो आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। ये वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जिससे आपको कुछ सीखने मिले तन मन धन से।